साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज से हम उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। पाठ्यक्रम वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको कंपलसरी पेपर जो है, चूँकि उसके दो भाग हैं, खंड का में जो सभी के लिए अनिवार्य है, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी और रीजनिंग समाहित है, जो 50 प्रश्न जिसमें होंगे, और दूसरा भाग जो है उसमें हिंदी मैं पढ़ाऊंगा। तो आपको कंपलसरी पेपर अनिवार्य जो है यानी सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और समसामयिकी का 50 अंकों का जो पेपर है उसको, और आपका दूसरा पार्ट जो है हिंदी, जो कि मेरा विषय है आप जानते हैं, उसको मैं पढ़ाऊंगा। आप देख रहे हैं कि जो भी परीक्षाएं अब विषय की भी हो रही हैं, तो जैसे आप देख लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, तो हर विषय में क्या है वो 70 प्रश्न होते हैं विषय के, लेकिन 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होते हैं। जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा में भी ऐसा है, कमोबेश अनेक परीक्षाओं में ऐसा है। तो यह जो हमारी सीरीज है, प्रथम प्रश्न पत्र वाली जो शुरू कर रहे हैं हम ये श्रृंखला, तो ये है उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और जीआईसी लेक्चरर भर्ती परीक्षा के साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगी। जूनियर हाई स्कूल के जूनियर हाई स्कूल का जो टेट एग्जाम होता है उसमें भी आप जानते हैं कि सामान्य ज्ञान यानी दूसरा पार्ट जो होता है उसमें इतिहास, भूगोल, कृषि तमाम विषय समाहित होते हैं, तो उनके लिए भी उपयोगी है। तो आप इसको, अच्छा ये एक चीज़ और आपको बताएं, चूँकि विषय का विस्तार क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो अगर हम किसी विषय विशेष को बहुत गहराई में लेकर चलेंगे, उसको बहुत डिटेल व्याख्यात्मक रूप में लेकर चलेंगे, तो ये आप जान रहे हैं कि जीएस के स्तर का नहीं है, विषय के स्तर का अध्ययन हो जाएगा। जीएस के स्तर पर आवश्यक है, चूँकि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होनी है। वस्तुनिष्ठ जो भी उस प्रकरण से महत्वपूर्ण होगा वो कुछ छूटने नहीं पाएगा, मेरा यह प्रयास होगा, लेकिन ये होगा कि मैं वस्तुनिष्ठ तरीके से, बिंदुवत तरीके से आपको तेजी से लेके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आप जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ बातें मैं अनिवार्य रूप से बताना चाहूँगा। जैसे ये आप जान लीजिए कि जूनियर हाई स्कूल शब्द है ना, जूनियर हाई स्कूल मतलब कक्षा 6, 7, 8। तो 6, 7, 8 के शिक्षकों के लिए यह भर्ती परीक्षा है। इसलिए आप चाहे जिस विषय के अभ्यर्थी हों, आप यह एक प्रथम सूत्र बना लीजिए, प्रथम रूप से इसको देख लीजिए, बेसिक रूप से इसको देख लीजिए। 6, 7, 8 की बेसिक शिक्षा परिषद की जो पुस्तकें संबंधित विषय की हैं, हिंदी वाले हिंदी की, सामाजिक विषय वाले सामाजिक विषय की, विज्ञान वाले विज्ञान की, गणित वाले गणित की, संस्कृत वाले संस्कृत की, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी की, जो भी जिस विषय का अभ्यर्थी है, 6, 7, 8 तीनों की पुस्तकों का आप एक बार गहन अध्ययन कहीं से मांग कर, किसी बच्चे से लेकर उसको कर डालिए। यह बेस है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद में आपको हमारे चैनल पर परीक्षा के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण सामग्री लगातार मिलेगी, आप इससे जुड़े रहें, अन्य पुस्तकों को भी देखते रहें। पाठ्यक्रम आपको मैंने बता दिया है, पाठ्यक्रम के अनुसार आप अपनी तैयारी को गति दें। आप 1894 पद है प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को मिलाकर, आपको एक पद चाहिए। आप एक पद के लिए पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे, निश्चित रूप से आप चयनित होंगे। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं साथियों। जैसा कि मैंने बताया था, प्रथम प्रश्न पत्र के 3 भाग हैं, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी और रीजनिंग। यह आप अनिवार्य रूप से जान लीजिए कि 50 प्रश्नों में इन तीनों की हिस्सेदारी लगभग बराबर होनी है, यानी 16 से 17 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, 16 से 17 प्रश्न समसामयिकी के होने चाहिए, और 16 से 17 प्रश्न ही मुझे लगता है रीजनिंग के होंगे। समसामयिकी का भी क्षेत्र आप जान रहे हैं बहुत बड़ा है, और समसामयिकी में इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, समसामयिकी से, करंट अफेयर से प्रश्न बहुत पूछे भी जा रहे हैं, तो इसको भी आपको फोकस करना होगा। लेकिन हम इस प्रश्न पत्र की शुरुआत साथियों सामान्य ज्ञान से कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान में इतिहास से हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम शुरू से इतिहास को देखते हुए तेजी से बढ़ेंगे, और आपके परीक्षा के पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रथम प्रश्न पत्र का भी और मेरा जो विषय है हिंदी का भी पूरा आपको पैकेज में दे सकूं।
तो आइए आज की चर्चा से जुड़ते हैं। आज हम भारत का इतिहास, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जान रहे हैं। भारत के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, ये पहला बिंदु है। तो इस पर तेजी से चर्चा शुरू करते हैं। भारत के इतिहास को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत, साथियों हमारे देश का नाम भारत है। यह हमारे देश का तमाम नाम है, आप जानते हैं। इनका कहाँ कहाँ क्या नाम है इसको देखते हैं। महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष या भारत का देश, महाकाव्य और पुराणों में हमारे देश को भारतवर्ष या भारत का देश कहा गया है और यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता था। साथियों मैं फिर आपको जोर देकर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बिंदुवत हमने लिखा है, बहुत छांट के महत्वपूर्ण लिखा है, इसलिए इसमें से कुछ भी छूटने पर इसको ध्यान से देख लीजिए, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। महाकाव्य और पुराणों में इसको भारतवर्ष या भारत का देश हमारे देश को कहा जाता था। यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता था। यूनानियों ने हमारे देश को क्या कहकर संबोधित किया? इंडिया। और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको हिंद या हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो प्राचीन भारतीय इतिहास से शुरू करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहली बात यह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत क्या है। क्योंकि प्राचीन बहुत पुराना है, तो इसको हम कैसे वहाँ उस समय की तत्कालीन समय की तथ्यों को, घटनाओं को, व्यवस्थाओं को कैसे हम जानते हैं, इसके बारे में तेजी से चर्चा कर लेते हैं। और इस चर्चा को आप जान लीजिए, जो भी चर्चा है ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साथ ही 3 स्रोत हैं। धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ, पहला क्या है? पहला स्रोत है धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, जो भी विदेशी यात्री आए थे उन्होंने जो लिखा है उसके आधार पर हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य, अनेक खुदाइयों में, अनेक पुरातात्विक खोजों में जो भी साक्ष्य मिले हैं उनसे हमको उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। आइए सबसे पहले देखते हैं धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वेद की। वेद जैसा आप अवगत हैं सबसे प्राचीन यानी प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद है। वेद से प्राचीन इतिहास के तत्कालीन समाज एवं राज्य व्यवस्था के बारे में, रहन सहन के बारे में हमको पर्याप्त जानकारी मिलती है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बहुत ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण तथ्य है। वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेद व्यास। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्राचीनतम वेद किसको माना जाता है? प्राचीनतम वेद है साथियों ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। ऋग्वेद आप जानते हैं चारों वेदों में सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में जानते हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 है। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 1028। और ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी हैं? 10,462। ऋग्वेद में जो श्लोक है साथियों उनको ऋचा कहा जाता है। यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ऋग्वेद के श्लोकों को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद, आप जान लीजिए ऋग्वेद के श्लोकों को, ऋग्वेद के श्लोक को क्या कहा जाता है? ऋचाएं, ऋचा। ठीक है, तो कितनी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में? 10,462 ऋचाएं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ऋग्वेद बारे में एक तथ्य और जान लीजिए, जो चातुर्वर्ण समाज की संकल्पना की गई है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में की गई है। एक तथ्य आप जान लीजिए, हम नोट नहीं किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। गद्य एवं, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, सारे फैक्ट ध्यान देखिए। गद्य एवं पद्य वाला वेद, गद्य एवं पद्य वाला वेद साथियों यजुर्वेद को कहा जाता है। और भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। चलिए देखते हैं आगे। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह, प्रेम आदि अनेक विषयों का वर्णन जिस वेद में है, इन विषयों से
ये रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह, प्रेम आदि अनेक विषयों से संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। इसको ध्यान से देख लीजिए, भी तथ्य है। चलिए आगे, अब वेदों की चर्चा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हो गई। आगे अगला देखते हैं इतिहास जानने के धार्मिक ग्रंथ में अगला पुराण। पुराणों के बारे में देख लीजिए। पुराणों के रचयिता बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से देखिए। पुराणों का रचयिता किसको माना जाता है? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। ध्यान से देख लीजिए, लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों का रचयिता माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? ये भी पक्षोपयोगी तथ्य है। पुराणों की संख्या है 18। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण किसको माना जाता है? मत्स्य पुराण को। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य अनेक बार अनेक परीक्षाओं में आ चुका है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण किसको माना जाता है? मत्स्य पुराण को। ठीक है, आगे देखते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। तो आपने इस पेज को देख लिया, महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यान से देख लीजिए। अब आइए अगला पेज देखते हैं। साथियों, जैन साहित्य से भी हमें तत्कालीन प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैन साहित्य के बारे में ये चर्चा करते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास में कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। महावीर स्वामी के जीवन और कार्यों की जानकारी भगवती सूत्र से मिलती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो जैन साहित्य के बारे में जान लीजिए। जैन साहित्य को साथियों आगम कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान से देख लीजिए। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये अगला बिंदु देखते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का क्रमबद्ध प्रयास कल्हड़ द्वारा किया गया। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाएं जो थी, ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का सिस्टमैटिक प्रयास, क्रमबद्ध प्रयास कल्हड़ द्वारा किया गया। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी, राजतरंगिणी का आप बहुत बार नाम सुने होंगे। अनेक बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, राजतरंगिणी किसकी रचना है? राजतरंगिणी किसका ग्रंथ है? राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? कल्हड़। यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण, इसको जान लीजिए। राजतरंगिणी में क्या है वर्णित? राजतरंगिणी में वर्णित विषय है कश्मीर का इतिहास। ध्यान से देख लीजिए। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ये दो बिंदु जान लीजिए। कल्हड़, राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है और इससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आइए साथियों, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों पर हमने चर्चा कर ली। अब तेजी से आइए बढ़ते हैं। बिंदु नंबर 2, विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण पर तेजी से चर्चा करते हैं। सबसे पहला नाम है यहाँ विदेशी यात्री का टेसियस। टेसियस साथियों ईरान का राजवैद्य था और उसने भारत के बारे में जो जानकारी जुटाई थी वो ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। ठीक है, अगले देखते हैं विदेशी यात्री को। यह है हेरोडेटस। हेरोडेटस बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इतिहास के साथ जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। चलिए, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में इन्होंने क्या लिखा है? हिस्टोरिका में इन्होंने भारत और फारस के संबंधों के बारे में वर्णन किया है। अगला नाम देखते हैं मेगास्थनीज। बहुत सुना हुआ नाम, बहुत चर्चित नाम, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मेगास्थनीज जो है साथियों, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह महत्वपूर्ण किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। इनकी पुस्तक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सी है? इंडिका। ये अनेक बार ये भी परीक्षा में आ चुकी है, इसको ध्यान से देख लीजिए। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका नाम है। और इंडिका में इन्होंने क्या वर्णन किया है? मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन इंडिका में इन्होंने किया है। चलिए अगले यात्री को देखते हैं, डायमेकस। डायमेकस साथियों सीरिया के नरेश आंतियोकस का राजदूत था। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि ये बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। अब आइए अगले विदेशी यात्री के बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं।
साथियों, डायनोसियस मिस्र नरेश फिलाडेल्फस का राजदूत था और यह अशोक के दरबार में आया था। यह महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसके दरबार में आया था। डायनोसियस किसके दरबार में आया था? ये अशोक के दरबार में आया था। आइए अगले एक्टर को देखते हैं, टालमी। टालमी साथियों मिस्र के निवासी थे। ये बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ये भूगोलवेत्ता थे, मिस्र निवासी थे। भारत का भूगोल नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। आइए प्लिनी की चर्चा करते हैं। प्लिनी जो है पहली शताब्दी में इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी रोमन भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, रोमन भूगोलवेत्ता थे। पहली शताब्दी में इन्होंने, यहाँ देखिए इंग्लिश में उन्होंने लिख दिया, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला देखते हैं कि अनेक बार परीक्षा में आए हुए अल-बरूनी जी। अल-बरूनी कौन थे? ये अरबी लेखक थे। महमूद गजनवी के साथ ये भारत आए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसके साथ भारत आए थे अल-बरूनी? महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। बहुत ध्यान से देख लीजिए, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें इन्होंने राजपूत कालीन समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। अब आइए साथियों तीसरा बिंदु देखते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं। तो 3 बिंदुओं में तेजी से देख लेते हैं। यद्यपि है तो ये बहुत विस्तार से, लेकिन जो मुझे आपके लिए उपयोगी लगेगा परीक्षा के लिए बिंदु तो उसको मैंने लिख लिया है। आइए देखते हैं। 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई, यहाँ देख लीजिए ध्यान से नाम, 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई अभिलेख से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य को अश्विनी कुमार भी कहा जाता है, नासत्य के नाम मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? बोगाज कोई अभिलेख में मिलते हैं। अगला देखिए, अगला बिंदु है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर यानी यहाँ पर लिखिए विदिशा, बेस नगर, विदिशा को कहा जाता है बेस नगर, विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। बेस नगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से क्या प्राप्त होता है? मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के बारे में जानकारी। अब आगे देखते हैं अगला बिंदु, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? ये बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से देख लीजिए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। प्राचीनतम सिक्कों को साथियों कहा जाता है आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। और साहित्य में इसे काशार्पण कहा जाता है। साहित्य में इसे काशार्पण कहा जाता है। साथियों आज हमने तेजी से प्राचीन इतिहास जानने के मुख्य स्रोत पर बिंदुवत चर्चा कर ली। ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यह है जो अनिवार्य प्रश्न पत्र का पूरा पाठ्यक्रम है, इसको हम कोशिश करेंगे कि तेजी से आपको पूरा दे सके। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियोस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।